अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 अगर आप लोगों ने देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो फिर आप वहाँ से पार्ट नंबर 1 को देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो फिर आप पार्ट नंबर 1 पहले देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आप पार्ट नंबर 2 को देखिएगा। ये जो एमसीक्यूज हैं, ये एमडी कैट या ई कैट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज दिस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब हमसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है कि 1s2, देन हमारे पास है कि 2s2, फिर हमारे पास 2px होता है और फिर 2py होता है और फिर 2pz होता है। ठीक है, तो वो जो होल्ड रूल्स हो गया, फोबोस प्रिंसिपल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे के प्रिंसिपल्स जो जितने प्रिंसिपल्स हैं सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो उनके मुताबिक जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कैसे फिलअप करोगे, उसको आप फिलअप करोगे कि आप लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p x में हम डाल देंगे, एक 2py में और फिर 2pz के अंदर। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है p का, वो हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे पेयर्ड होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2py और 2pz के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, अनपेयर्ड फॉर्म का, अनपेयर्ड का तो आपको पता होगा, एक होता है पेयर, ठीक है, जो जोड़ा होता है ना। लेकिन अगर आप उसको हाफ कर लेते हो, जैसे आप सॉक्स लेकर आते हो, पेयर की फॉर्म में लेकर आते हो, लेकिन उसको आप आधा करोगे तो एक एक सॉक बन जाएगा। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम रूल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की, जो 3 रूल्स हैं, उनके हिसाब से जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हमारे पास ये जो है ये 2py और 2pz जो है ये हमारे पास अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है? 2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ l। अभी n क्या होता है? n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आपको मैंने लास्ट जो पार्ट नंबर 1 था उसके अंदर बताया था कि दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी l क्या होता है? l जो है दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? दैट इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये साइज के बारे में बताता है। ठीक है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास शेप्स के अबाउट बता रहा होता है। तो हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है s, एक होता है p, एक होता है d और अगला जो है दैट इज f ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो s के लिए l की वैल्यू होती है वो होती है 1 और p के लिए होती है सॉरी s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, मतलब कि शेल नंबर हमारे पास 4 है, व्हाट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ l, फिर l की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला जो है वो लिखते हैं, और वो फार्मूला क्या होगा कि l इज इक्वल टू n माइनस 1, l इज इक्वल टू n माइनस 1। अब l जो है 4, n हमारे पास कितना है, 4 है, तो n की जगह पे आप 4 लगा दो, उसमें से 1 को आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास आंसर जो है वो 3 आएगा। तो मतलब 0, 1, 2 और 3 ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं अगर हमारे पास शेल नंबर जो है वो 4th होगा। तो आप लोग वैसे भी देखते हो ना कि 4s2 भी होता है, 4p6 भी होता है, 4d10 भी होता है, 4f14 भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये s, p, d और f चारों हो सकते हैं 4th वन शेल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 0, 1, 2, 3 ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो हो सकती है। मतलब s ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, p भी हो सकते हैं, d भी होता है और f ऑर्बिटल जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास शेल नंबर जो है वो 4 होता है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से बताएं कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिजाइड कर सकते हैं। तो याद रखें कि चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता।
एक आ सकता है सिंगली फिल्ड, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास दो आएंगे वो भी क्या होंगे, ऑपोजिट पेयर्ड फॉर्म में होंगे। सो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, इन सब के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये मैं सिर्फ जस्ट इनके सब शेल की बात करूं, उसके अंदर दो एकोमोडेट हो सकते हैं। आप कहेंगे कि सर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर तो आप कह रहे हैं दो, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि दो ये सब ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। पी के अंदर वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं टोटल वो 6 होते हैं। इसी तरह डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, और एफ के अंदर मैक्सिमम जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं। 24 हमारे पास है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम शेल आर। अब एम शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो पॉसिबल है। एम शेल होता कौन सा है, पहला के है, फिर एल है, फिर एम है। तो इसका मतलब है के जो है ये हमारे पास कौन सा शेल है, दिस इज द फर्स्ट शेल, एल जो है ये सेकंड शेल है, और एम जो है ये थर्ड शेल है। अब थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 3s भी आ सकता है, 3p भी आ सकता है, और फिर हमारे पास 3d जो है ये भी आ सकता है। 3s जो है ये सिर्फ एक ही होगा। इसी तरह 3p जो है, p ऑर्बिटल फर्दर p x पी वाई और पी जेड के अंदर स्प्लिट होता है। तो हमारे पास ये तो हो गए कितने 3, और ये इसका एस का एक हो गया, 3 + 1 4 ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह डी की अगर बात करते हो तो डी जो है थर्ड शेल का जो डी होता है इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास, और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फिर डी जेड स्क्वेयर। तो ये ऑर्बिटल्स अगर आप काउंट आउट करते हो तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 9 ऑर्बिटल जो है वो टोटल हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप बेशक 3 लिख दें, 3d एक्स वाई, 3d वाई जेड, 3d जेड एक्स, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3d जेड स्क्वायर। इसी तरह आप ये 3px कर दें, 3py और 3pz। आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेबल है वो आपको आना चाहिए कि आप पहले फिलअप करते हो इलेक्ट्रॉन 1s2 के अंदर, फिर आप जाते हो 2s2 की तरफ, फिर आप फिलअप करते हो 2p6 को, उसके बाद आप 3s2 की तरफ जाते हो, फिर 3p6, और फिर उसके बाद क्या होता है 3d10 होता है। इसी तरह 4s2 होता है, 4p6 होता है, 4d10 होता है, और 4f14 होता है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फिलअप करते हो, पहले 1s2 की तरफ आते हो, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 3d10, 4p6, इसी तरह फिर 5s2 एंड सो ऑन। फिर आप लोग ऐसे आते जाते हो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेते हो। ठीक है, अफबाउस प्रिंसिपल, लो एनर्जी जो है 1s2 लो एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी पे, इसी तरह फिर आप ऑनवर्ड हाईएस्ट एनर्जी की तरफ मूव कर रहे होते हो। एनीवेज नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो क्वेश्चन है 25, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन इज 2 8 14 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 56, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज। अब कहता है कि एक मेटल गिवन है M+2, इसके अंदर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको गिवन है कि इसके अंदर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप इन सब को जमा कर लेते हो तो आपके पास हो जाएगा 14, 8 + 2 10 हो जाएगा। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 24। ठीक है, अब ये 24 तो ये हो गया, +2 भी यहाँ पे, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज किए हुए हैं। अगर आप वो भी ऐड कर लेते हो तो 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। अब इसने लूज तो किए हुए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोग ऐसे फाइंड आउट करोगे कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हो। तो 56 में से आप 26 को माइनस कर दें तो आपके पास हो जाएगा 6 में 6 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा ये 30 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 26 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन। अब इसमें से बहुत सारी स्पीशीज गिवन है। ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 जो पढ़ा था, पार्ट नंबर 1 जो पढ़ा था उसका MCQ नंबर 4, वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया था और वहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। यहाँ पे मैं सिर्फ ए और सी की दे देता हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद भी कर लीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हमारे पास है सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, फिर प्रोटॉन्स की बात करते हो और फिर न्यूट्रॉन की बात करते हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम आयन है ना। सोडियम आयन का मतलब ये है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका मतलब है प्रोटॉन इसके अंदर 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन +1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 होंगे। ठीक है,
और अगर आप इसकी न्यूट्रॉन्स की बात करते हो तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है कि 23 में से फिर आप 11 को माइनस कर देते हो। 23 में से आप 11 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 12 आ जाएगा। इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि 23 जो है सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और 11 जो है दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 9 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 में से आप लोग जो है इसमें प्रोटॉन्स जो है वो 8 ही होंगे, प्रोटॉन्स जो है वो 8 ही होंगे। 18 एटॉमिक मास है, इसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स की फाइंड आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारे पास रेशियो किस चीज़ की पूछ रहा है, स्पीशी हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, इज, या इलेक्ट्रॉन आर क्योंकि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। बाकी जो है आपके पास फ्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन जो है डाई पॉजिटिव, +2 की स्टेट में, इसको आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे सोडियम में देखें इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है, जो ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है। इसी तरह फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 9, और इसी तरह मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। एटॉमिक मास जो है वो 24 होता है फॉर मैग्नीशियम। लेट्स मूव टूवर्ड अनदर, अच्छा इसमें राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 27 हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द अवेलेबल ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग इन एनी वन सबशेल अकॉर्डिंग टू डैश रूल। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा होन्ड्स रूल में, ठीक है। होन्ड रूल्स, अभी इससे पहले जो आपको मैंने बताया कि अगर आप पी ऑर्बिटल की फिलअप करते हो तो पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। इसमें लेट से आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने फिल करना होता है, आपको कहता है कि पी 5 है। तो आप 5 को कैसे फिलअप करोगे, पहले आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक्स के अंदर, पी वाई के अंदर, फिर पी जेड के अंदर, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऑपोजिट स्पिन के साथ इसको ऐसे पेयर अप कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन बता रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है होन्ड रूल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द अवेलेबल ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग इन एनी वन सबशेल अकॉर्डिंग टू डैश, ठीक है। जब पेयरिंग से पहले क्या होगा कि हर उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जो इसको एम्प्टी मिलेगा। अगर आपने यही इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर दिए कि लेट से पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए, ये 1 2, ये 3 4 और ये फिर 5, तो ये लेट से इसमें ऐसे आएगा P4 की तरफ हम बात चले जाते हैं। अगर हमारे पास P4 है, अगर हमारे पास क्या हो P4, P5 के केस में दोनों में सेम ही आएगा, उसमें मिस्टेक नहीं आ सकती। लेकिन P4 में अगर आप देखें, अगर आप ऐसे करेंगे PX, PY और PZ, इसको कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करो। अगर आपने इस तरह कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ये आपकी गलत कंसिडर होगी, क्योंकि आपके पास PZ अभी एम्प्टी मौजूद है, तो आपको पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिल करना होता है। तो ये हमें कौन बता रहा होता है, होन्ड रूल बता रहा होता है। 28 हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोनियम आयन इज। अब फॉस्फोनियम आयन के अबाउट आपसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे। तो फॉस्फोनियम आयन का अगर हमें स्ट्रक्चर आता होगा तो हम इस MCQ को कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमसे नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दिस इज द फॉस्फोनियम आयन, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज जो है वो भी मौजूद होता है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग कर दो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 हो जाएगा। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड के अंदर कितने हो गए, 8 हो गए, थर्ड के अंदर जो लास्ट वैलेंस शेल है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, ठीक हो गया। और अगर आप बात करते हो इसके हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो
यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी के अंदर 32, ऑप्शन नंबर सी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की यूज़ हो रहे हैं और साथ में क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। 29 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके साथ साथ आपके पास मुख्तलिफ ऑक्साइड्स गिवन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है बॉन्ड हो जाता है उसको आप ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑक्साइड हैं। इनकी आपने क्या करना होता है, देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है। तो ऐसी स्पीशीज़ बताएं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना होता है। कार्बन और 2 ऑक्सीजन अगर आप आपस में ऐड करोगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एनीवेज कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 होंगे, लेकिन ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो 2 + 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, और इसमें 6 ऐड कर दें तो आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें से आपने राइट ऑप्शन देखना है कि दूसरी ऐसी कौन सी स्पीशी है जहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2 हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है। इन सब को आप कैलकुलेट करो, 7 2s are 14 होगा और 3 8s are 24 हो जाएगा। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38 इलेक्ट्रॉन्स। तो डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के अंदर हमारे पास 38 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। N2O की अगर आप बात करते हो तो आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 नाइट्रोजन के एटम है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 7 2s are 14, 14 में आप 8 ऐड कर दो तो आपके पास कितना आंसर आएगा, यू विल गेट 22 इलेक्ट्रॉन्स, यू विल गेट 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये क्या है इसके अंदर भी 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 और 7 को आप ऐड कर दो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 7 + 2 × 8 हो जाएगा, 8 2s are 16, 16 + 7 आपके पास कितने हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पी शेल इज। अब इसमें से बताएं कि इन सब एटॉमिक नंबर्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिल करेंगे, 2 + 2 4 हो गया, 5 ये 6 और ये 7, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी फिलिंग हो गई। 12 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह लिखते हो कि 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p6 हो जाएगा और 3s2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 12 के लिए। 10 के लिए आप लोग कैसे लिखते हो, आप लोग लिखते हो ना कि 1s2 2s2 फिर 2p6 और फिर 3s1 हो जाएगा। ठीक है, 6 मैंने एक्सपेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे हमारे पास थर्ड शेल भी मौजूद है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। इस तरह 16 में अगर आप बात करते हो तो आपके पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p को हम ओपन करके लिख लेते हैं 3px 3py और फिर 3pz। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 13 14 15 और ये 16। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने की बारी आ जाती है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3s1। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 जो होता है इसके अंदर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। अब पॉजिटिव रेज की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो कैनाल रेज होती हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव आयन जो है या जो प्रोटॉन्स है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास होते हैं जब हम गैस को आयोनाइज करते हैं, ठीक है। जब हम गैस को आयोनाइज करते हैं लो प्रेशर, तो हमारे पास क्या बनते हैं? वी गेट द पॉजिटिव आयन, ठीक है। गैस से हम उसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको आपने एनर्जी दी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 32 है कि प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट टू प्रोड्यूस कैथोड रेज। जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी, मतलब जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन की थी जे थॉमसन ने, तो कह रहा है कि वहाँ पे जो प्रेशर था वो कितना मेंटेन रखा गया था? वो बहुत ही लो प्रेशर था, ठीक है, 0.01 टॉर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन जिंक रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जिंक है, ठीक है, और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 30 होता है, एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो 66 है, और यहाँ पे चार्ज जो है इसके ऊपर क्या है? +2 है। अब ये +2 जो है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो मार खा जाते हैं एमडी कैट में जब बैठे होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग देखेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर इसका 30 है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स जो है वो हमें 30 मिल जाएंगे, और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स में हम क्या करेंगे? 66 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो ये इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में बच्चे क्या करते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। लेकिन यहाँ पे चूंकि जिंक आयन है, ठीक है, +2 का मतलब ये है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज किए हुए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं तो आप 30 में से 2 को माइनस कर दोगे, 30 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो 28 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 30 प्रोटॉन्स होंगे, 36 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 34 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एबल टू आयनाइज द गैस। अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी रेज है जो कि गैस को आयोनाइज जो है वो नहीं कर सकती। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास पूछ रहा है कि कौन सी रेज हैं जो कि गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती। अल्फा रेज हो, बीटा हो या गामा रेज हो, ये सारी की सारी गैस को आयोनाइज कर सकेंगी, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, न्यूट्रल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑर्डर ऑफ मैस इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमसे मैथ्स के अबाउट पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन से वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये होता है सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट, ठीक है, और सॉरी लाइटेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ द लाइटेस्ट। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट होता है, इसका मास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और इसके मैस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, इसका मैस केजी में आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मैस एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। केजी में इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है दैट इज 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁰, ठीक है, यहाँ पे मैं केजी लिख देता हूँ। और इसकी अगर हम इसके एटॉमिक मैस यूनिट में बात करते हैं तो 1.0073 होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का मैस जो होता है वो कितना होगा केजी के अंदर? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁻27, ठीक है, ये हमारे पास इतना न्यूट्रॉन का मैस होगा। और इसी तरह 1.0087 ये हमारे पास मैस किसका होगा? एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर फॉर न्यूट्रॉन। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिखवाया दैट इज फॉर द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो होता है मैस वो होता है 9.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31
kg। इसी तरह AMU के अंदर होगा 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। देखिए आपके पास कितना ये लाइटेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द लाइटेस्ट। और सबसे जो हैवीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, मास किसका होता है, दैट इज़ फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास हैवीएस्ट होगा, ये आपने अपने पास नोट करना होगा। ये वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेटेड हैं, थियोरेटिकल हैं, तो इसको आपको याद होना चाहिए। 36 हमारे पास है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, विच एटम इज इट। अब कहता है कि इसमें ऐसा कौन सा है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक मास होता है 18। तो अगर हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो वो 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 8 होंगे, न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 16 में से 8 आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन्स। सो यही आपसे पूछ रहे हैं कि 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स कौन से एटम के अंदर मौजूद होंगे। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम, इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 37 हमारे पास क्या है कि विच रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग इन नेचर। अब इसमें से बताएं कि कौन सी ऐसी रे है जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है जब आप किसी चीज़ के ऊपर उसको हिट करेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होता है। तो याद रखें जो गैमा रेज होती हैं, गैमा रेज जो है इसकी आयोनाइजेशन की एबिलिटी बहुत ही कम होती है। गैमा रेज जो है दे आर लेस आयोनाइजिंग, ठीक है, ये भी याद रखें कि दे आर लेस आयोनाइजिंग इन नेचर। अगर लेस आयोनाइजिंग है तो इसका मतलब है कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्फा या फिर बीटा रेज, ठीक है, दैट इज मोर पेनिट्रेटिंग इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 38 हमारे पास है कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूसेस या गिव्स फ्लैश ऑन डैश, ठीक है। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। जब पॉजिटिव रेज के सामने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी गई थी तो उसके ऊपर जब वो पड़ी तो जिंक सल्फाइड जो है वो चमकने लगा, फ्लैशेस प्रोड्यूस करने लगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। थियोरेटिकल आप बुक में से इसको देख सकते हैं। 39 हमारे पास है कि द वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज दिस, ठीक है। द वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट इज, अब वेव नंबर जो है वो हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने क्या करना है कि लैम्डा जो होता है वेव लेंथ, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेव नंबर आपको पता है ये इसका साइन होता है, वो कितना गिवन है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ पर मीटर इज द यूनिट। और फिर आपके पास जो लैम्डा है वेव लेंथ वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेव नंबर है वो उसका और जो वेव लेंथ है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो अब आप लोगों ने लैम्डा को फाइंड आउट करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय दिस वेव नंबर। तो इसमें वेव नंबर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यहाँ पे ये पर मीटर में है। तो अब यहाँ से आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा, जो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। 5 00 हो जाएगा तो यहाँ पे -7 की बजाय क्या हो जाएगा, -9 मीटर हो जाएगा। और 10⁻⁹ मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। अब यहाँ पे 500 मैंने जल्दी में बता दिया, 500 लगाने का मकसद ये था कि इस -7 को हम लोगों ने क्या करना है, -7 को हम लोगों ने -9 बनाना है और -9 जब बनाएंगे तो 1 नैनोमीटर की इक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नैनोमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो भी हमारे पास क्या है, नैनोमीटर के अंदर ही आ रहा है। बाकी मैथ्स वाले अगर आप हैं तो आप बेहतर समझते हैं, अगर आप बायो वाले हैं तो फिर आप मेरी तरह ही होंगे। 40 हमारे पास है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर डैश। अब याद रखें कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जितना मास कम होगा उतना ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगी। सो आपके पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो होगी वो ज़्यादा होगी। 41 हमारे पास क्या है, अदरवाइज 41 तो इस वीडियो में कराना ही नहीं था, मैं 40 तक ही प्रिपेयर किए हुए MCQs इस लेक्चर के लिए। एनीवेज, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ वन एटम हीलियम
इज ऑफ। अब इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होंगे? हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे कितने? 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी होंगे 2। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 2। तो ये आपके पास हो गया क्या चीज़? प्रोटॉन्स, ठीक है। ये प्रोटॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल ही तो हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ना। तो कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 2 6। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? दैट इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम मजीद MCQs को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।